अस्सलाम वालेकुम साथियों, नज़रात में हूँ इसरार अहमद कसान। ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चल रही है जनाब। आज आखिरी दिन है कैंपेन का और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तैयारियां कर रहा है कि किस तरीके से धांधली करनी है, या बाकी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कैसे कैसे नए नए हरबे सोचेंगे। लेकिन आपने अपना वोट का जो हक है वो पूरा करना है, बल्कि फ़र्ज़ है वो पूरा करना है। कैसे करना है वो भी ज़रा बात करते हैं, और ओवरऑल सिनेरियो इस वक्त क्या चल रहा है इस मामले में बात करने के लिए हम चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर साहबी जनाब सलमान आबिद साहब से। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कसाना साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कितने एक्साइटेड हैं आप? आज बस 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और लाहौर में तो मेरा ख्याल है कि जंग का फैसला तो लाहौर में हो जाना है कि क्या होगा। तो लाहौर क्या कह रहा है जी सब? देखिए, फैसला तो पहले से हो चुका है। इंतखाबात तो महज एक रस्मी कार्रवाई है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखा गया है और जिसके तहत ये सारा इंतखाबी दरबार सजाया गया है, उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि इंतखाबात से पहले नताइज जो है वो गली कूचों में डिस्कस हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी नहीं आएगी। बल्कि यहां तक के हुकूमती ओहदे भी डिस्कस हो रहे हैं कि ईवान सदर में कौन जाएगा, पंजाब में किसकी वजारत आला होगी, मरकज में कौन बैठेगा, और फला कुलेशन कहाँ बैठेंगे और फला कुलेशन कहाँ बैठेंगे। बल्कि ये भी कह दिया गया है कि जो पीटीआई के आजाद अरकान होंगे उनको किस तरीके से डरा धमका के किस किस पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। बल्कि बाज लोगों के मुताबिक तो ये बॉन्ड उनसे पहले भरवा लिए गए कि वो जीत के बाद किस पार्टी में शामिल होंगे। ये मेरा ख्याल है, हमने तो कभी 70 से लेके 2018 के इंतखाबात को कभी मुकम्मल शफाफ इंतखाब नहीं कहा, लेकिन ये इंतखाब इतना शानदार है कि इस इंतखाबात से पहले इंतखाबात के नताइज, इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, उसकी लेजिटिमेसी जो है वो काफी रुस्वा हुई है। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये इंतखाबात अगर 2018 के डिस्क्रेडिबल थे तो ये उससे भी ज्यादा वर्स्ट है। यानी आप देखिए, कल शाम तक कई जगह पर उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है, अगवा किया गया है। अब एक नया ट्रेंड ये चलाया जा रहा है कि उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके उनसे कहा जाता है कि आप दस्तबरदारी का ऐलान करें, और साथ ही उनसे लिखवा कर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि जनाब आप इनका नाम जो है उसमें से निकाल दें या काट दें, और ये कह दें कि ये दस्तबरदार हो गए हैं। और अभी भी उम्मीदवार जो है, आज आखिरी दिन है लेकिन छुपते फिर रहे हैं। यानी पीटीआई के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की कैंपेन करने की इजाजत नहीं है। तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कैसा इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और इसके बाद जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो होगा वो कैसे चीजें जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इस वक्त जो इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया है वो इंतखाबात के मुकाबले में एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, और उस सिलेक्शन के प्रोसेस में भी उनको बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। अब इसमें सिर्फ एक होप है जो बहुत से लोग लगाकर बैठे हुए हैं, और वो होप ये है कि क्या एक बड़ा टर्न आउट जो है वो इंतखाबात से बाहर निकलेगा। वो एक टर्न आउट जो है वोट डालने आएगा, और अगर वो आता है और 60% प्लस होता है तो फिर शायद कोई जो पहले से तयशुदा खेल का हिस्सा है उसमें काफी हम दरार देख सकेंगे, डिस्टर्बेंस देख सकेंगे। अदरवाइज उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। और ये भी आप देखिएगा कि इलेक्शन डे वाले दिन आपको ये भी पता चलेगा कि पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी शायद वहां बैठने ना दिया जा सके, और वोटरों के अंदर डर और खौफ पैदा करना वो जाहिर करता है कि वो टर्नआउट कम चाहते हैं, ज्यादा नहीं चाहते। ये एक मुकाबला है इस वक्त वोटर के दरमियान और जो जिन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया है उनके दरमियान। ये जरा एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से जो आती है जरा दें कि किस तरीके से हालात जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। ये आप ही का अखबार है, और ये देखें कि हेडलाइन क्या लगाई हुई है। आप जरा मुझे एक बात बताएं, हमने भी सारी जिंदगी जर्नलिज्म इसी तरह किया, अखबारात में भी किया, टेलीविजन में भी किया, लेकिन ये जो इस तरह के एड नुमा खबरें हैं, ये इनकी देखें ना, मतलब क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी कि अभी अभी इलेक्शन हुआ नहीं है और आप ये अगर ये लगा रहे हैं कि जी आवाम ने फैसला सुना दिया। कैसे सुना दिया? और फिर अखबार ने कैसे सुना दिया? इंशाल्लाह 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। ये जो जर्नलिज्म है, मुझे जरा बताएं ना कि ये क्या है। देखिए, ये जर्नलिज्म नहीं है,
ये अब एक निजी कंपनियां बन चुकी हैं, अखबारात भी, और ये एक परसेप्शन बिल्ड किया गया है वोटरों के अंदर इस इश्तिहार के जरिए कि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अता तारण ने कहा था कि साडी गल हो गई है, यानी अब हमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारी बात हो चुकी है, अब हम वजीर आजम के तौर पर आ रहे हैं, तो वोटर अपना वोट ना जाया करे और वो नवाज शरीफ के साथ अपना वोट डाले। अब देखिए ना, ये जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इन सब का एक नया बाप पैदा हो चुका है जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं। उसने आप अगर वो ना होता तो शायद यहाँ इस वक्त एक और कहानी होती, और इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है एक मुतबादल बयानिया, वो तो आपको सोशल मीडिया के अंदर नजर आ रहा है ना, डिजिटल मीडिया के अंदर नजर आ रहा है। अब ये नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कहा जा रहा है 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीतेंगे, अक्सरियत के साथ जीतेंगे, मैंने तो कोई ऐसा तजिया निगार जो उनका हामी भी हो वो भी नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि नवाज शरीफ साहब अक्सरियत से जीत रहे हैं और 2 तिहाई अक्सरियत से जीतेंगे। सब ये कह रहे हैं कि एक कमजोर कोलिशन हुकूमत बनेगी, लेकिन बहरहाल अब एक खेल का आगाज हो चुका है और ये खेल इसीलिए सजाया गया था। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो लंदन से ऐसे तो नहीं हो गई थी ना, एक खास मकसद था उनको लाने का और इमरान खान को जिज करना था, इमरान खान को पीछे रखना था, उनको दीवार से लगाना था, उनको पाबंद सलासल करना था, उनको सजाएं सुनानी थी, उनके वोटरों को, उनकी जमात को पाबंद करना था। अब तो एक नई खबर आ गई ना, अब नई खबर यह है कि जो वजारत दाखिला है उसने 9 मई को बुनियाद बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की है और कहा है कि ये सारा का सारा जो 9 मई है ये स्क्रिप्टेड था, प्लान था, साजिश थी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, और इसमें ये लोग मलेफिस थे और मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान थे। और अब 100 से ज्यादा लोगों का ट्रायल जो है वो शुरू हो रहा है इसके ऊपर, और उसका मकसद भी ये है कि आगे जाकर पीटीआई की जमात को भी कालेदम करार देना है अगर वो कोई रेजिस्ट करती हुई नजर आई इंतखाबात के दरमियान और उनके पार्टी के लोग जीत कर आना शुरू हुए, तो फिर उसका दूसरी शक्ल यह है कि जी पार्टी को ही बैन कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो आपने इंतखाबी निशान खत्म किया था ना, अब पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा स्क्रिप्ट जो है नवाज शरीफ साहब को जितना खुला मैदान मिला है इस दफा इंतखाबात में, और उसके बावजूद भी अगर वो 2/3 मेजोरिटी नहीं लेते तो फिर अब उनकी मकबूलियत को और कबूलियत के जो मामलात हैं उनको देख के फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं। मैदान में तो सलमान भाई वो उतरे ही नहीं है, क्योंकि मैदान में तो अगर कोई हरीफ हो तो फिर होता है ना मैदान, वरना तो मैदान नहीं होता। मसला ये है कि इवन जो उनके अपने खानदान के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियां साहब को खुद देखें, हमजा को खुद देखें, आप देखें कि जो उनकी मरियम बेटी हैं उनको खुद देखें, ये तीनों के मुकाबले जो कैंडिडेट्स हैं खवातीन हैं और तीनों अंदर है, तो ये किस तरह का मुकाबला है? ये तो मुकाबला करने के लिए पहले मैदान सजाया जाता है ना मुकाबले का, और दोनों तरफ से पहलवान होते हैं। यहां तो पहले से बता दिया गया है ना कि मुकाबला है ही नहीं, पहले से बता दिया गया है कि आपको इक्तदार में लाया जा रहा है, आप इक्तदार में आएंगे, आपके मुखालिफ को देखिए हमने उसके साथ क्या सलूक किया है, उसको घर बिठा दिया, उसकी पार्टी को घर बिठा दिया है, उसके उम्मीदवारों को बिठा दिया, तो अब आप और क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा शानदार किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नवाज शरीफ साहब को तो नहीं मिल सकती थी, तो इसलिए उनको तो मिल गई है, उनकी पार्टी को मिल चुकी है। उनके तजिया निगार जो है, उनके जो सहाफी हजरात हैं वो तो इस वक्त ढोल बजा रहे हैं इस बात के ऊपर, उनको कोई दुख नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है, उनको क्या सजाएं सुनाई जा रही हैं, अदालतों के साथ क्या हो रहा है, और ना उनकी इंटरनेशनल मीडिया पे कोई नजर है कि दुनिया किस तरह से देख रही है इन सब चीजों को। कल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है ना कि जिस किस्म का ये इंतखाब हो रहा है उसके बाद इसको इंतखाब कहना कैसे आसान होगा पाकिस्तान के अंदर, और ये जो बोझ है इंतखाबात का, ये जो बैगेज जाएगा आगे आने वाली हुकूमत के ऊपर, उसको कैसे डील किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है हम इस तरह की चीजों को सोचते थोड़ी हैं, हम तो वक्ती तौर के ऊपर जो है अपना मफाद देखते हैं और उस मफाद को देखकर फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। जी, ये है वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री हैज स्वेड मेनी इलेक्शंस, नाउ इट्स गोइंग फुल टिल्ट, यानी वो बाकायदा तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो मिलिट्री है वो इसको कंट्रोल कर रही है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर है उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, और टाइम का आर्टिकल जो है वो भी आ गया है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया अगर कहती भी रहे, लेकिन अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कहती तो इसका जाहिर है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा इनको। नहीं, अब देखिए ना, ये तो बात साबित होती जा रही है ना कि रिजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ है
उसमें अमेरिका की भी कोई ना कोई रजामंदी तो इस पूरे खेल के अंदर शामिल है ना। उसकी इंडोर्समेंट के बगैर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। यानी अब आप देखिए ना, इमरान खान साहब का जो मामला है उसके ऊपर इंटरनेशनल दुनिया अगर खामोश है, खासतौर पर उनकी रूलिंग एलीट, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ताने बाने तो उनके साथ जुड़ते हैं ना। और पाकिस्तान में वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई बड़ी तब्दीली आती है तो वो किसी आइसोलेशन में तो नहीं आती, उसके ताने बाने जो है वो मुख्तलिफ बाहर के ममालिक के साथ जाके जुड़ते हैं। और अमेरिका के बारे में तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिस किस्म की भी सियासी तब्दीली आएगी उसमें आप अमेरिकन के रोल को रूल आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए अमेरिका के अंदर जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और इमरान खान के साथ या उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, मुझे तो जाती तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं लगता कि अमेरिकन जो है खुद इस खेल में किसी ना किसी शक्ल में हिस्सेदार बने हुए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी थी और जिस तरह से आपको एक जुमला याद होगा जब उन्होंने कहा था कि चाइना इज अवर न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये जुमला काफी तकलीफदेह था उनके लिए। फिर आपको याद होगा जिस वक्त वो एक रीजनल कोलेशन बनाने की बात कर रहे थे और उसके बारे में वो मलेशिया जाना चाहते थे, उस वक्त भी जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। फिर सऊदी अरब ने जिस तरह से रेजिस्ट किया, तो इंटरनेशनल दुनिया में भी तो इमरान खान साहब ने एक अल्टरनेट स्टांस लेकर अपने लिए मसाइल तो पैदा कर लिए थे ना जी। और फिर जिस तरीके से ये डोनाल्ड वाला मामला हुआ उसमें वो जिस तरह से क्रिटिसाइज करते थे, तो सवाल तो ये है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो या अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट हो या दीगर ममालिक की स्टैब्लिशमेंट हो, वो तो इस वक्त खामोश है ना, उनका तो कोई मसला नहीं है, वो तो पाकिस्तान का दाखिली मामला कह के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी जो है वो तो बहरहाल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है ना इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के बारे में। हाँ, लेकिन सलमान भाई इसमें साथ ही देखें कि अपने इंटरनेशनल एक्टर्स की बात की है। अभी हमने जो कल ही देखें योम कश्मीर मनाया है और मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी अपने मैसेज भेजे, तो उन्होंने कहा जी कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उन्होंने कहा जी कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारा फिक्र ना करें आप, और जो हालत आपकी है उसमें आप अपने आप को संभाल लें तो बड़ी बात है, हमारे लिए योम कश्मीर मनाने की जरूरत आप जो है ना वो फील ना करें। तो ये अब हालत होगी भी है कि हमारे जो इवन जो कश्मीरी हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि नहीं, हमें इनसे अब उम्मीदें जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है। देखिए ना, बात ये है कि मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि 9 मई का वाकया, उसकी मजम्मत भी और उनके उसमें जो लोग शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करके सख्त सजाएं देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता इसहार साहब कि आप उसको बुनियाद बनाकर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट कर दें। और मैं आपको ये भी बता दूं, मिसाल के तौर पे अगर सानिया 9 मई ना होता तो आपका ख्याल है कि क्या इमरान खान को रास्ता दिया जाता, कोई और सानिया पैदा कर लिया जाता, कोई और निकाल लिया था? क्योंकि ये तो जिस वक्त रिजीम चेंज हुआ, उस रिजीम चेंज का मकसद ये थोड़ी था कि इमरान खान को दोबारा वापस लाना है या इमरान खान दोबारा वापस आएंगे, उसका तो रास्ता रोकना था ना। वो 9 मई भी हो जाता, वो शायद कोई और मई भी हो जाता, कोई जून हो जाता, कोई जुलाई हो जाता, ये तो तयशुदा था ना कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते नहीं है और उनके रास्तों को कमजोर करना है, उनको महदूद करना है। तो वो खेल तो चल रहा है ना, उसी की बुनियाद पर तो ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उसका नुकसान क्या हुआ है, इस सारे खेल का नुकसान ये हुआ है जिसका भी आपने आर्टिकल का हवाला दिया है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो कम हो गई, पाकिस्तान की सिविलियन स्पेस कम हो गई है। और अभी भी जो रिमोट कंट्रोल है वो अब सिविलियन के हाथ में नहीं रहा। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, नवाज शरीफ साहब आ जाए, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, पीपल्स पार्टी वाले आ जाए, स्पेस इनके पास नहीं है, अब रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। और अब ये कहा जा रहा है ये जो इकोनॉमिक काउंसिल हमारी बनी थी इसी को लिजिटिमाइज भी करना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी देना है, शहबाज शरीफ साहब इसका एतराफ भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो अब आगे जाके कलीदी किरदार अदा करेगी। यानी अब आप स्टैब्लिशमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं, सिक्योरिटी को नहीं, इकोनॉमी के मामले में भी आपको लीड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डेफिसिट है वो इतना नीचे जा चुका है कि उसके ऊपर अब उस तरह से इतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फैसलों की कमांड वो जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। तो ये पॉलिसी के नतीजे में जहां जुडिशरी खड़ी है, ये जो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा लंदन में बैठ के कि मैं कोर्ट के फैसलों को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और पाकिस्तान में इस वक्त कहा जा रहा है इलेक्शन के बाद एक टेलर चलेगा, कुछ और जजेस जो है वो रिजाइन देना चाहते हैं इस इन मौजूदा सूरत हाल से। फिर जिस तरह से मीडिया को आपने उसको श्रिंक किया है, आप मीडिया का रोल बता रहे थे, भी आप ऐड दिखा रहे थे, जो मीडिया का रोल है, सिविल सोसाइटी आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं उस तरह से नजर नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है
या पाकिस्तान डेमोक्रेसी से पीछे की तरफ जा रहा है? ये बुनियादी क्वेश्चन है ना। इंतखाबात के नताइज कुछ भी आ जाए, इंतखाबात के नतीजे में तो जमहूरियत को मजबूत होना था, इंतखाबात के नतीजे में तो सिविलियन फोर्सेस को मजबूत होना था, इंतखाबात के नतीजे में तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन जो है उनको रीबिल्ड करना था। और ये जो हम बार बार कहते हैं कि हमारे इन इंतखाबात के नतीजे में एक एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स होगी, पाकिस्तान को जिस किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है, आने वाली हुकूमत को रिफॉर्म्स करेगी। यहाँ तो रिफॉर्म्स की बात छोड़े, यहाँ तो आने वाली जो हुकूमत है और जिस दिन ये हुकूमत संभालेगी, इसका उल्टा मीटर चलना शुरू हो जाएगा। और ये आगे जाके देखिएगा ये कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करेंगे। और ये अगर आपने लोगों की, जीतने वाले लोगों की वफादारियां तब्दील करके उनको दोबारा किसी ना किसी पार्टी में भेजना है, तो इससे आपका सिस्टम तो और ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा ना। ये कोई जमहूरियत की खिदमत तो नहीं हो रही। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होने जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, अभी तो मुझे खतरा सिर्फ ये है, अल्लाह ना करे मेरी ये बात दुरुस्त साबित ना हो, मुझे तो केपीके के अंदर ज्यादा हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। वहां जब आप चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे बजोरे ताकत और उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, तो उसका भी तो कोई रिएक्शन आएगा ना जी। और फिर पंजाब, अब ये जो जिस दिन इलेक्शन डे वाले दिन देखना है कितनी आजादी मिलती है एक पार्टी को कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वोट भी सही तरीके से डाल सके। और फिर आपने अगर वोट को लेजिटिमाइज नहीं करना, वोट के जरिए हुकूमतों को तब्दील करना या हुकूमतों की तश्कील करने का अमल नहीं आगे लेके चलना, तो फिर इसका मतलब है जमहूरियत जो है वो एक आर्टिफिशियल फ्रेम की तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगी। हम उसको बतौर टूल इस्तेमाल करेंगे अपने मफादात के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए हमने जमहूरियत के तहत इंतखाबात भी करवा दिए, जमहूरियत भी है, एक कमजोर वजीर आजम भी है, लेकिन ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा अच्छी अलामात नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सलमान भाई, यही जो चीज आप बता रहे हैं, ये देखें एक पूरे का पूरा जो दबाव है वो सिस्टम ने भी फील करना शुरू किया हुआ है। हर जगह पे, जिस तरह आपने कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि मंडी बहाउद्दीन में किसी एक खातून कैंडिडेट का वहां पे कॉर्नर मीटिंग थी, उसके घर में से जहाँ पे हो रहा था, उस के वालिद साहब को उठा के ले गए, उनकी डेथ हो गई वहां पे कस्टडी में। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक बर्डन डाल रही है, पूरे के पूरा प्रेशर डाल रही है सिस्टम के ऊपर। और यही वजह है कि मैंने बल्कि कल शायद परसों ये एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि मुसद्दका ज़राए से पता चला था मुझे कि 10 के करीब 8 जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आइंदा चंद दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो हमसे करवाया जा रहा है। लेकिन इसकी तस्दीक जो है, उनका एक क्लिप आ गया। जी मैं कह रहा हूँ इसकी तस्दीक जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने भी की है ना जियो डिबेट के अंदर। उन्होंने कहा है कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो मुझे आकर बताते हैं कि हम कितने बेबस हैं और हमारे पास कोई फैसले की ताकत नहीं है, हमें अपनी नौकरियां बचानी है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप जितना स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, हुकूमती इदारों पे दबाव डाल रहे हैं, उस दबाव का बबल भी तो किसी दिन फट पड़ेगा ना, वो उसने भी तो रिएक्ट करना है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी को भी देखना है, हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, हमने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है, एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे लिए काबिल कबूल है, हमारे लिए फौज का इंस्टीट्यूशन का होना भी बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छी चाहिए, पाकिस्तान में गवर्नेंस और इकोनॉमी के मॉडल जो है वो भी अच्छे चाहिए। तो इन सब के लिए जो हमें रास्ता इख्तियार करना था किसाना साहब, वो रास्ता ये नहीं है जो रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई सियासी दुश्मनी का मसला पैदा हो गया है और तय कर दिया गया है कि किसी को रखना और किसी को नहीं रखना, और किसी को हीरो बनाना है, किसी को जीरो बनाना है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर आप इन तमाम नताइज को हासिल कर लें, लेकिन इन नतीजों की बुनियाद के ऊपर जो फ्यूचर की, मुस्तकबिल की सीढ़ी खड़ी की जा रही है, जो दीवार बनाई जा रही है, जो मंजिल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें काफी क्लाउड है, उसमें काफी जिसे कहते हैं ना ग्रे एरिया रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि मैंने कुछ दिन भी कहा था कि मैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देख रहा हूं। और ये हुकूमती मॉडल जो है जिसको चलाने की कोशिश की जा रही है, वो जिसने कहा था ना कि ये इंतखाबात की जो कंपनी है और इंतखाबात की इस कंपनी के नतीजे में पैदा होने वाला जो नतीजा है और उस नतीजे की बुनियाद पर बनने वाली जो हुकूमत है, ये कंपनी नहीं चलेगी। मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी आप देखिएगा इस कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि आपने किसी को जबरदस्ती लाके बैठा दिया है और जबरदस्ती आपने किसी को लाके निकाल दिया। एक ये जो आपने अभी जिक्र किया ना उस ऐड का, जो
अखबारात में इन्होंने दे दिया है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेलते हैं ना। जी 2013 का आपको याद है ना कि इन्होंने बालकनी पे खड़े होकर कह दिया था जी कि हमें जीत चुके हैं हम, लेकिन हमें मेजोरिटी जो है वो चाहिए, इतनी ज्यादा चाहिए और इतनी सीटें चाहिए। अब ये बेसिकली वोटर्स को ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप हार चुके हैं, हम जीत गए हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए आपको वोट शोट डाल के आने की जरूरत उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो इसलिए आप घर बैठे। तो ये जो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, ये जो एक लॉक जैम है, इसको कैसे वोटर्स जो है वो तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, और इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि जिसकी वजह से आपको ये सारे कुछ करना पड़ रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये एक इश्तिहार की मार्क तो नहीं है पोलराइजेशन, या एक इश्तिहार से तो लोगों ने अपना मिजाज, अपना मूड, अपना फैसला तो नहीं तब्दील करना। मेरा ख्याल ये है कि ये एक लफ्ज आप सुना करते थे, एक स्विंग वोट होते हैं, यानी वो वोटर जो फैसला नहीं कर पाते, आखिरी दिन उन्होंने फैसला करना होता है, ये उसके ऊपर साइकोलॉजिकल असर डालने की कोशिश की जा रही है ना। लेकिन इस वक्त एक लाइन बड़ी वाज़ेह तौर पे ड्रॉ है, और वो लाइन ये बताती है कि लोग जो है वो अपने फैसले पहले से कर चुके हैं, और यही वजह है कि अब उस फैसले पे अमल दरामद करने में लोगों के लिए भी रुकावटें पैदा की जा रही है, वोटर के लिए भी रुकावटें पैदा की जा रही है, डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। तो मुझे लगता यह है कि कल का जो परसों का जो दिन है, सिर्फ ये देखना है कि कितना इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलता है वोटर को कि वो आजादी के साथ बगैर किसी डर और खौफ के पोलिंग स्टेशन जाकर अपना वोट कास्ट कर सके। अगर वो मिलेगा, बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, तो नताइज कुछ और होंगे। और अगर आपने डर और खौफ का माहौल इतना गालिब कर दिया कि कुछ ना निकल सके, तो फिर नतीजा वही होगा जो वो चाहते हैं। नहीं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या लोग डिफाई करेंगे इस तरह की सूरत हाल को, निकलेंगे बाहर, या डर के घर बैठे रहेंगे? अच्छा, वैसे आम तौर पे हम कहते हैं कि अर्बन एरिया से ना लोग बहुत बाहर निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, इस दफा जो ज्यादा टर्नआउट आपको नजर आएगा वो रूरल एरिया का नजर आएगा। देहातों में लोग बहुत ज्यादा निकलेंगे वोट डालने के लिए, मैं आपको बता दूं एक बात। फिर जो अर्बन सिटीज में नौजवान जो हैं, मुझे लगता है कि वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, वोट डालने जाएंगे। अब आप देखिए ना, 3 दिन से ये मैसेजेस चल रहे हैं कि नौजवान बाहर निकलें, वोट डालें, चाहे किसी को भी डालें। यानी मोटिवेशन ये दी जा रही है कि आप बाहर निकल के वोट जरूर कास्ट करें। तो इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान के, और मैं देखिए एक और बात बताता हूं, डेमोक्रेसी के अंदर तब्दीली का जो अमल है वो इलेक्शन होता है और वो वोट होता है। अगर आप डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, तब्दीली पर यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, तो आपके पास वाहिद ऑप्शन वोट है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा भी जरा भूल जाए। पहला काम तो यह है कि आप अपना हिस्सा तो डालें ना, आप वोट डाल के आए, और वोट डालने के बाद जब आप एक बड़ी तादाद में जाएंगे तो पहले से जो मंसूबा बना होता है वो अमूमी तौर पर नाकाम हो जाता है। तो इसलिए ये गेम तो अब इस वक्त वोटर के हाथ में है। मेरी एक्सपेक्टेशन भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, और मेरी मुतालबा भी है पाकिस्तान के लोगों से कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर अगर कोई चीज ब्रेक कर सकती है और लोगों को वापस डेमोक्रेटिक ट्रैक के ऊपर ला सकती है, वो सिर्फ वोट का इस्तेमाल है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा टर्नआउट होगा, मैं कल भी बात कर रहा था सरवर बारी साहब के साथ, तो वो फरमा रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन है और जो लोगों को जो सर्वे में उन्होंने देखा है कि मोर देन 80% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम वोट डालेंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर 60 से 70% भी अगर ये टर्नआउट हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि इनके सारे मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे लेकिन अगर पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में नौजवानों का जो वोटिंग टर्नआउट था ना, वो 31-32% था। ठीक है ना जी, 18 से 35 साल के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, और इलेक्शन कमीशन के दादोशुमार के मुताबिक अगर ये टर्नआउट 32-31 से निकलकर 50 प्लस हो गया यूथ का, सिर्फ यूथ का, तो इसका मतलब है ओवरऑल फिर टर्नआउट जो है वो 60 प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का नौजवान जो इस वक्त 6.25 करोड़ के करीब है, वो अगर उसमें से कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग भी 30-40% लोग निकल आए, 40% लोग निकल आए, तो ये बहुत बड़ा बल्क होगा हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर एक डिफरेंट नतीजा निकालने के ऊपर। और यही वो खौफ है जिसकी वजह से अभी भी हमारे यहाँ ये प्लान किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किस तरीके से टर्नआउट को लो रखना है। यानी टर्नआउट को लो रखना भी इस वक्त कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कुछ लोगों की प्लानिंग का हिस्सा है कि टर्नआउट को लो रखना है। कैसे लो करेंगे? वो कैसे करेंगे? वायलेंस के जरिए? सर देखिए, उसके 3 तरीके हैं, उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप वोट डालने की जो रफ्तार है उसको स्लो कर दें।
एडमिनिस्ट्रेटिवली। अगर वो 3-4 मिनट में वोट कास्ट होता है टोटल, तो आप उसको 8-9 मिनट में ले जाएं ताकि टर्न आउट लो हो जाए, लोग कम से कम वोट डालें। दूसरा यह है कि आप पोलिंग स्टेशन के बाहर इस तरह का माहौल बना दें जिसमें डर और खौफ बहुत ज्यादा हो, तो आम लोग उसमें से बाहर निकलने से गुरेज करेंगे और वोट डालने से गुरेज करेंगे। और तीसरा यह है कि आप इतनी मायूसी फैला दें कि लोगों को लगे कि जनाब वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ना, इमरान खान का रास्ता तो हमने साफ कर दिया है, ये एड में हमने बता दिया कि जी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है और ये तय हो गया है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ज्यादा रिएक्शन आ रहा है इस वक्त पाकिस्तानी वोटरों के अंदर। आप जिस जगह पे भी जाके बैठ जाए, आपको लोग जब रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे तो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सब अच्छा नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अब वो बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये सवाल आग पे छोड़ते हैं, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान का मौजूदा सेटअप चलेगा नहीं। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक तो ये कि मैंने कल भी बताया था कि पर्सनली मुझे मेरे बड़े अजीज हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली के हर फर्द के जो वोट हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, किसी का सगोदा में फेंक दिया है, किसी का मनसेरा में फेंक दिया, किसी का इस्लामाबाद के कोई 5-6 पोलिंग स्टेशन पे फेंक दिया। उन्होंने कहा जी कि जहां मर्जी उन्होंने फेंक दिया, और एक एक के दरमियान जो मनसेरा और उनके सरगोदा के दरमियान तकरीबन 400-500 किलोमीटर का फर्क है। तो उन्होंने कहा जी कि जहां पे भी इन्होंने किया हम जाके वोट डालेंगे। अच्छा, नंबर दो ये जो मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं जो मुझे बता के गए हैं बाहर से, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ वोट डालने जा रहे हैं। एक हमारे जानने वाले हैं वो सिर्फ 2 दिन के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं कि हमने वोट डालना है और फिर अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो ये तो लोगों की कमिटमेंट है। देखिए ना, ये इसका मतलब क्या है? इसका देखिए ना, आपकी बात से मतलब क्या है? आपकी बात से मतलब यह है कि पाकिस्तानी आज भी वोट के जरिए तब्दीली पर यकीन रखते हैं। अगर आप इस तब्दीली को रोक देंगे और लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है कि हम वोट के जरिए किसको अपना फैसला कर सकते हैं, अगर आपने इसको खराब कर दिया, क्रैश कर दिया, तो पाकिस्तान के लिए ये फिर डिस्कनेक्टिविटी होगी वोटर के दरमियान और पॉलिटिकल सिस्टम के दरमियान, और लोग जो है फिर वो डेमोक्रेसी पर और इलेक्शन पे यकीन नहीं रखेंगे। और एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो एक्सट्रीमिज्म सिर्फ रिलीजियस नहीं होती, एक्सट्रीमिज्म पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म भी है। अगर आप लोगों को सियासी बुनियादों पर फैसला करने का हक नहीं देंगे, वोट के जरिए हुकूमतों बनाने का इख्तियार नहीं देंगे, वोट के जरिए तब्दीली का हक नहीं देंगे, तो फिर लोगों को इस जमहूरियत पे कोई एतबार नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं ये जो इलेक्शन है ये बुनियादी तौर पर इस कॉन्फिडेंस का भी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अंदर वोट का के ऊपर लोगों का एतमाद को बहाल रखना है या लोगों के वोट के एतमाद को खराब करना है। तो इसलिए मैं, जीत तो किसी की भी हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये परसेप्शन बिल्ड नहीं होना चाहिए कि वोट के जरिए तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली जो है वो किसी और जरिए से लाई जा रही है और किसी और तरीके से स्क्रिप्ट के तहत ये सारा निजाम चलाया जा रहा है। इसमें आप वोट डालें या ना डालें इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में फिर जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन इसमें जिस तरह आपने कहा ना कि ये जो इंप्रेशन है ये नहीं आना चाहिए कि वोट जो है हमारा है वो इररेलेवेंट हो गया है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप अपने खूबसूरत अल्फाज में एक अपील जरूर करें सब लोगों से, और जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे हैं कि दिन रह गए हैं 2 अब, आज का आखिरी दिन है कैंपेन का, कल फिर रेस्ट डे होगा, परसों फिर पोलिंग होगी। इसमें कितने लोगों को वायलेंस का शिकार बनाया जा सकता है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। लेकिन बात ये है, निकलना लाजमी है, जितना हो सके लाजमी। जी मैं ये पैगाम दूंगा, पाकिस्तान इस वक्त बतौर रियासत जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है ना, उसमें एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी रिक्वायरमेंट है। और इस स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यकीनी बनाने के लिए और एक कमजोर मखलूत और अपाहिज हुकूमत बनाने से रोकने के लिए पाकिस्तानी वोटरों और बिलखसूस जो 18 से 35 साल के 6.25 करोड़ वोटर है, ये मैं उनसे डिमांड कर रहा हूं, उनसे मुतालबा कर रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जिसको मर्जी वोट डालें, ये मेरा दर्द सर नहीं है। आप इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं, बिलावल को देना चाहते हैं, जमात इस्लामी को देना चाहते हैं, एएनपी को देना चाहते हैं, फजलुर रहमान को देना चाहते हैं, एमकेएम को देना चाहते हैं, निकले वोट जरूर डालें। उसका फर्क क्या पड़ेगा? जब आप इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने जाएंगे, एक तो लोगों का जमहूरियत पर एतमाद बहाल होगा, लोगों का वोट के जरिए तब्दीली पर यकीन मुस्तहकम होगा, उन लोगों को जिन्होंने जमहूरियत का रास्ता रोकना है, जो वायलेंस को बुनियाद बनाना चाहते हैं, जो इंतहा पसंदी को बुनियाद बनाना चाहते हैं, जो चोर दरवाजे से इक्तदार की तरफ आना चाहते हैं या इक्तदार का खेल सजाना चाहते हैं, ये उनके रास्ते को रोकेगा। और ये मैं आपको बताऊं,
पाकिस्तानी यूथ की जो इस वक्त सबसे बड़ी खूबी है ना, ये मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर नई इलेक्टोरल डायनामिक्स है, उसमें अब वो लोग बरादरियों की बुनियाद पे नहीं सोच रहे, वो मजहबी फिरकों की बुनियाद पे नहीं सोच रहे, वो जबान की लिंग्विस्टिक बेसिस पे इलाकाइयत की बुनियाद पे नहीं सोच रहे। ये जो पोलराइजेशन हुई है, कल किसी ने मुझसे कहा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने कहा कोई नहीं हो रहे, ये तो इलेक्शन नेशनल इश्यूज के अंदर चला गया है कि आपने जमहूरियत को रखना है या जमहूरियत को बंद करना है, फैसला कर लें और वोटर तय करेगा। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के सारे लोगों से कह रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बतौर राइटर, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सोशल एक्टिविस्ट, कि आप सबको बाहर निकलकर वोट जरूर डालें, जिसको मर्जी डालें, और लोगों को ये यकीन दिलाएं कि हम आज भी इन हालात में भी, कमजोर निजाम के अंदर भी, इतनी इंसानी हकूक की पामालियों के अंदर भी वोट के जरिए तब्दीली पर यकीन रखते हैं, और इस तब्दीली के अमल को हर सतह पर कबूल किया जाना चाहिए। और जितने लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, उतना ही उन लोगों का एजेंडा नाकाम होगा जो जमहूरियत को नाकाम करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने, स्पॉट ऑन। और इंशाल्लाह आपके साथ उम्मीद है कि हम इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम।